बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं BSN 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 5 हमने स्टार्ट किया है। यूनिट 5 से पहले भी कुछ यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं और यूनिट 5 में भी हमने 2 डिसऑर्डर्स कवर कर लिए थे और डिसऑर्डर नंबर 3 जो कि आस्थमा है ये हमने स्टार्ट किया था। इसका भी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 के अंदर पार्ट 2 तो नहीं थी, वो एक अलग वीडियो लेक्चर जो कि मैंने अपने बनाए हुए नोट्स पे अपलोड की थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में से 2 टेस्ट पढ़ाए हुए थे, स्पायरोमीट्री और जो PEF थी, वो मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझा दी थी। वो सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी आस्थमा को कंटिन्यू करेंगे। आस्थमा के पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर जो इसका पार्ट 1 था, तो उसमें मैंने आप लोगों को इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ाई हुई थी, इसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो भी समझा दिए थे और इसके अलावा जो ट्रिगर्स होते हैं, काजेज, इटियोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम इसकी सीवियरिटी को देखेंगे, यानी आप लोग कह सकते हैं कि आस्थमा के जो लेवल्स होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, या फिर टाइप्स भी आप कह सकते हैं कि आस्थमा जो है वो कौन कौन से लेवल की होती हैं, सीवियरिटी की तरफ वो किन लेवल से होते हुए जाती हैं। इस तरह इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे और इसके अलावा जो टॉपिक्स इसमें रहती हैं जैसा कि डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और नर्सिंग इंटरवेंशंस वगैरह, तो वो भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का ये जो कोर्स का जो बुक है इसमें लिखा हुआ है द सीवियरिटी ऑफ आस्थमा इज़ क्लासिफाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम। आस्थमा की जो सीवियरिटी है वो हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि जो अटैक्स आते हैं आस्थमा के वो कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं, उनकी जो अटैक आते हैं तो उनमें जो सिम्टम्स हैं उनकी सीवियरिटी जो है वो कैसी हैं, ड्यूरेशन सिम्टम्स की कितनी है। तो जो जितने भी सिम्टम्स आते हैं आस्थमा के अटैक के दौरान, तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी सीवियरिटी और उनकी जो ड्यूरेशन है उसको देखते हुए हम क्लासिफाई करते हैं आस्थमा की सीवियरिटी को, कि आस्थमा अगर एक पेशेंट को है तो वो कितना सीवियर है, किस लेवल का आस्थमा है। डिग्री ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, स्पायरोमीट्री मेजर और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, ये जो हम स्पायरोमीट्री करते हैं, देखिए यहाँ पे इसका जिक्र आ गया कि जो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी डिग्री को हम स्पायरोमीट्री के थ्रू जान लेते हैं और जो PEF होती हैं उसमें हम पीक एक्सपायरेटरी फ्लो को देखते हैं। तो इसके ज़रिए भी, उसके रिज़ल्ट के ज़रिए भी हमें मदद मिलती है कि हम जो सीवियरिटी है आस्थमा की उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट टाइम सिम्टम्स एंड द डिग्री ऑफ द आस्थमा इंटरफियर्स विद डेली एक्टिविटीज़, और इनके अलावा मेन चीज़ ये कि नाइट टाइम सिम्टम्स को हम देखते हैं कि नाइट टाइम सिम्टम्स जो है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है और जो डेली एक्टिविटीज़ है तो उसमें कितना खलल पड़ रहा है, कितनी इंटरफियरेंस हो रही है आस्थमा की वजह से, तो उसको भी हम देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम आस्थमा को क्लासीफाई करते हैं, उसकी सीवियरिटी को कि किस लेवल का आस्थमा है। Severity can change over time and even milder cases can become severe in an uncontrolled attack। देखिए, सीवियरिटी जो है ओवर टाइम चेंज हो सकती हैं अगर सीवियर है और उसकी मैनेजमेंट की जाए, तो मैनेजमेंट की वजह से फिर वो माइल्ड में भी तब्दील हो सकती हैं या फिर मज़ीद सीवियर हो सकती हैं अगर उसको वैसे ही छोड़ा जाए और जितने भी जो प्रिवेंटिव जो मेजर्स है वो अगर ना किए जाए, तो फिर काजन्स अगर ना किए जाए तो फिर हमें भी इस तरह हो सकता है कि सीवियरिटी मज़ीद ज़्यादा हो। कभी कभी इस तरह भी होता है कि माइल्डर केसेस जो है वो सीवियर बन जाते हैं अगर अनकंट्रोल्ड अटैक हो। एक अटैक हुई है और बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए कोई भी मेजर नहीं की जा रही है, तो फिर माइल्ड केसेस भी सीवियर बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म थेरेपी डिपेंड ऑन वेदर द पेशेंट आस्थमा इज़ क्लासिफाइड एज माइल्ड इंटरमिटेंट, माइल्ड परसिस्टेंट, मॉडरेट परसिस्टेंट और सीवियर परसिस्टेंट। अब अगर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें थेरेपी की, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आस्थमा की लेवल जो है वो कैसी है। आस्थमा आया कि माइल्ड इंटरमिटेंट है, माइल्ड परसिस्टेंट है, मॉडरेट परसिस्टेंट है या फिर सीवियर परसिस्टेंट है। आगे एक एक को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी गई है। For all patients, quick relief can be obtained by using a short-acting bronchodilator, 2 to 4 puffs of a short-acting inhaled beta-2 adrenergic agonist as needed for symptoms। अब देखिए स्टूडेंट्स के, चाहे जो भी पेशेंट हो, चाहे वो जिस भी लेवल का हो, क्विक रिलीफ के लिए हम शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जो इन्हेलर होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट में से कोई भी एक हमारे साथ अगर इन्हेलर मौजूद है, उस इन्हेलर की अगर हमने 2 to 4 पफ्स जो है वो
यूज़ कर लिए तो फिर उससे चाहे कोई भी पेशेंट हो तो उसकी क्विक रिलीफ अस्थमा की उससे हो जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक MCQs पॉइंट है, में भी आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि क्विक रिलीफ ऑफ अस्थमा के लिए कौन सी चीज़ जो है वो कौन सी मेडिसिन और नेम्स दिए गए होंगे। तो उसमें से आप लोगों को याद हो कि शॉर्ट एक्टिंग जो ब्रोंकोडाइलेटर होती हैं और इसमें से जो इनहेलर होते हैं बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के, वो तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है हाउएवर द यूज़ ऑफ ए शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर मोर देन ट्वाइस ए वीक इन ए पेशेंट विद इंटरमिटेंट आस्थमा आर डेली आर increasing use in patient with persistent asthma may indicate the need to initiate or increase long term control therapy। लेकिन अगर इस तरह है कि जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर हैं वो एक वीक के अंदर 2 से ज़्यादा मरतबा यूज़ की जा रही हैं ऐसे पेशेंट में जिनको इंटरमिटेंट आस्थमा है, या फिर अगर वो लोग डेली उसको यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसे पेशेंट जिनको परसिस्टेंट आस्थमा है और उन्होंने ये जो ब्रोंकोडाइलेटर से शॉर्ट एक्टिंग इनकी जो यूज़ है उसमें अभी इंक्रीजमेंट की है और यूज़ उनको ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म कंट्रोल थेरेपी जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब ये कि इससे सिर्फ बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स है उससे यहाँ पे उसकी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है वो नहीं होने वाली है, मज़ीद जो है उसके लिए लॉन्ग टर्म कंट्रोल थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स हैं आस्थमा के अंदर तो वो यही टाइप्स हैं। मे बी अगर MCQs बन जाते हैं तो इनमें से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखें इनको। जो फर्स्ट वन है माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा, उसके बारे में लिखा है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा इंक्लूड डे टाइम सिम्टम्स दैट अकर नो मोर देन ट्वाइस ए वीक, नाइट टाइम सिम्टम्स दैट अकर नो मोर देन ट्वाइस ए मंथ। अब देखें कि जो माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा होती हैं, इंटरमिटेंट तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के जो एक एपिसोडिक जो अटैक्स होते हैं तो उनके लिए हम लफ्ज़ इंटरमिटेंट यूज़ करते हैं। तो अगर एक ऐसी आस्थमा है जो कि माइल्ड भी हैं और साथ में इंटरमिटेंटली उसके एपिसोडिकली यानी ओकेजनली उसके जो सिम्टम्स हैं वो आते रहते हैं, कभी कभार इस तरह आते हैं, तो उसको हम कहते हैं माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा। तो उसमें होता क्या है, डे टाइम जो सिम्टम्स हैं दिन के दौरान आस्थमा के जो सिम्टम्स हैं तो वो एक वीक के अंदर 2 से ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होंगे। तो एक वीक के अंदर 2 से ज़्यादा सिम्टम्स डे टाइम में पेशेंट को नहीं आ रहे हैं और नाइट टाइम के जो सिम्टम्स हैं तो वो नो मोर देन ट्वाइस ए मंथ, यानी एक मंथ में 2 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो एक मंथ में अगर 2 से ज़्यादा नाइट सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और एक हफ्ते में 2 से ज़्यादा डे टाइम सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं पेशेंट को, तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा है। ये उसके सिम्टम्स के बुनियाद पे हम इस तरह उसको क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा अगर हम टेस्ट को देखें, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट को देखें, तो उसमें देखिए लिखा है लंग फंक्शन टेस्टिंग, उसके रिज़ल्ट के मुताबिक PEF अगर हमने किया तो उसके मुताबिक देखिए लिखा है PEF आर फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। तो उसके रिज़ल्ट ऑफ 80% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू आर हायर। अगर 80% आ गए प्रेडिक्टेड वैल्यू जितना है उसके या उससे ज़्यादा आ गए 80 से, मैंने आप लोगों को बता दी थी पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर के 80 से लेके 120 तक, 80% से लेके 120% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू जब हो तो फिर हम उसको नॉर्मल तस्वर करते हैं, वो नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी है कि 80% ऑफ प्रेडिक्टेड वैल्यू है या इससे हायर है तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा है। और PEF जो वैल्यू है उसके बारे में लिखा है कि PEF दैट वेरीज नो मोर देन 20%। PEF में चेंजेस जो है, PEF की जो नॉर्मल वैल्यू होती हैं, जो नॉर्मल पेशेंट की बेस्ट होती हैं, पेशेंट की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू होती हैं, उसमें 20% से ज़्यादा चेंजेस नहीं आया होता है। अगर चेंजेस आया भी होता है तो वो विद इन 20% वो उसके रेंज में होता है, 20% से ज़्यादा नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं कि ये माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा जो है वो पेशेंट को है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो हमारे साथ स्पायरोमीट्री की जो वैल्यू है तो वो जो हम जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो हम निकालते हैं तो वो हमारे साथ 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू या उससे हायर होनी चाहिए। और जो PEF की वैल्यू है
जो नॉर्मल प्रेडिक्टेड वैल्यू है, तो उसमें अगर चेंजेस आ भी रहे हैं तो वो 20% तक हो, 20% से ज़्यादा ना हो। और सिम्टम्स जो है वो डे टाइम सिम्टम्स जो है वो एक हफ्ते के अंदर दो से ज़्यादा डे टाइम सिम्टम्स ना हो, दो जो है उससे ज़्यादा यानी 2 दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा से ज़्यादा ना हो। और एक मंथ में नाइट टाइम जो सिम्टम्स है वो 2 दफ़ा से ज़्यादा ना हो और हमें वैल्यूज़ इस तरह मिले, तो फिर हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा है। सीवियर एक्सरबेशन सेपरेटेड बाय लॉन्ग सिम्टमलेस पीरियड ऑफ नॉर्मल लंग फंक्शन इंडिकेट माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा। देखिए होता क्या है, सीवियर एक्सरबेशंस आते हैं, लेकिन सीवियर एक्सरबेशंस के अलावा पेशेंट जो है उसके जो सिम्टमलेस पीरियड्स होते हैं, तो सिम्टमलेस पीरियड भी ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग सिम्टमलेस पीरियड, यानी बाकी हफ्ते के बाकी दिनों तो वो बिल्कुल ठीक होता है, सिर्फ 2 दिन उसको मे भी हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा वो आस्थमा के अटैक आ जाते हैं, चाहे वो सीवियर भी हो, लेकिन बाकी जो दिन होते हैं तो उसमें तो बिल्कुल सिम्टमलेस होता है और उस दौरान उसके पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल जो है नॉर्मल शो होते हैं। इंडिकेट माइल्ड ये जो कहानी होती है, इस तरह अगर हमारे सामने आ जाए तो ये माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा को इंडिकेट करती है। ए कोर्स ऑफ सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज रिकमेंडेड फॉर दीज एक्सरबेशंस, अदरवाइज डेली मेडिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब इसके लिए डेली मेडिकेशन जो है वो रिक्वायर नहीं है। हाँ, अगर एक्सरबेशंस आते हैं तो उन एक्सरबेशंस के लिए हम सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसा है कि जिन ट्रिगर की वजह से जिन चीज़ों की वजह से एलर्जी होती हैं, तो वो जो एलर्जेंस होते हैं उनसे अगर एहतियात किया जाए और इस तरह, तो इससे जो है वो बंदा जो है उसको ये एक्सरबेशंस जो है वो भी कम हो सकते हैं। अगर 2 है तो 2 से भी ये कम हो सकते हैं अगर एहतियात किया जाए। तो इसके लिए कोई डेली मेडिकेशंस वगैरह जो है वो ज़रूरी नहीं होते। अब देखिए दूसरा जो है वो माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा है। अब ये माइल्ड इंटरमिटेंट था, माइल्ड था लेकिन वक्फे से ओकेजनली वो सिम्टम्स जो है वो अटैक्स एक्सरबेशंस जो है वो होते थे। अब ये जो सेकंड वन है ये माइल्ड परसिस्टेंट है, माइल्ड है लेकिन परसिस्टेंट है। अब इसमें देखिए, अब इसमें सिम्टम्स में क्या फ़र्क होगा और टेस्ट के वैल्यूज़ में क्या फ़र्क होगा। तो लिखा है द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा इंक्लूड डे टाइम सिम्टम्स दैट अकर 3 to 6 डे ए वीक। अब देखिए एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब इन 7 दिनों में से 3 to 6 डेज़ जो है वो उसको डे टाइम सिम्टम्स होंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये परसिस्टेंट है। नाइट टाइम सिम्टम्स जो होंगे उसके बारे में लिखा है डेट अकर 3 to 4 टाइम ए मंथ, और महीने में 3-4 दफ़ा जो है, यानी 2 से ज़्यादा 3-4 दफ़ा जो है महीने में नाइट टाइम सिम्टम्स उसको होंगे, और जो डे टाइम सिम्टम्स है वो एक वीक के अंदर 3 to 6 डेज़ वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा लंग फंक्शन टेस्ट को देख लेके, लंग फंक्शन टेस्ट इसके अंदर में भी क्या होगा, जो लंग फंक्शन जो स्पायरोमेट्री होगी, स्पायरोमेट्री की वैल्यू हमें 80% से अबाव मिलेगी। जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है पेशेंट की बेस्ट है उसमें से हमें 80% तक मिल जाएगी, 80% या उससे अबाव हमें मिल जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा है। और पीएफ जो है, पीएफ में चेंजेस अगर होंगे तो वो 20% या 30%, बिटवीन 20 and 30%, यानी 20 से लेकर 30% तक के वो चेंजेस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 20 से लेकर 30% तक पीएफ में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है स्टूडेंट्स के। माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा है तो उसमें जो हफ्ते के 6 दिन है, 3 to 6 डेज़ है, उसमें डे टाइम सिम्टम्स जो है वो होती हैं, और नाइट टाइम सिम्टम्स जो है वो 3 to 4 टाइम्स इन ए मंथ होती हैं। जो हमारी स्पायरोमेट्री की जो वैल्यू है वो हमें 80% या उससे ज़्यादा मिलती है। पेशेंट के जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसकी 80% हमें मिल जाती हैं, 80% से ज़्यादा मिलती हैं। और जो पीएफ में चेंजेस होते हैं वो 20 to 30% होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती। अब देख लें जो इसके बारे में लिखा है, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में लिखा है माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा के द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा इज़ लो डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब देखिए क्योंकि परसिस्टेंट है, इस वजह से इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड की लो डोज जो है वो स्टार्ट करनी है। बट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड क्रोमोलिन, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर,
नीडोक्रोमिल एंड सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकती हैं और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए क्रोमोलिन यूज़ कर सकते हैं, ल्यूकोट्रीन मॉडिफाइड यूज़ कर सकते हैं, नीडोक्रोमिल आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सस्टेन रिलीज थियोफाइलिन यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये यूज़ नहीं कर रहे तो इसके अल्टरनेटली आप इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्रोमोलिन जो है स्टूडेंट्स, तो क्रोमोलिन मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें आप लोगों ने क्रोमोलिन जो है वो जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स हैं उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि इनका काम क्या होता है। ये जो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जैसा कि मास्ट सेल से जो हिस्टामिन रिलीज़ होती हैं तो उनको ये प्रिवेंट करते हैं। तो अगर हिस्टामिन प्रिवेंट होती हैं तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, क्योंकि अगर रिलीज़ नहीं होगी तो फिर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। और यहाँ पे चूँकि इन्फ्लेमेशन होती हैं और उसकी वजह से और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं तो इसीलिए क्रोमोलिन जो है वो भी मैनेजमेंट के लिए एक रिकमेंडेड ड्रग है। ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर की अगर हम बात करें तो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो होते हैं ये ल्यूकोट्रीन आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के ल्यूकोट्रीन्स जो है वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी एलर्जी के बाद किसी भी एलर्जेंस के साथ हमारे बॉडी का कांटेक्ट होता है तो हमारे बॉडी से ल्यूकोट्रीन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो होते हैं ये ल्यूकोट्रीन को प्रिवेंट करते हैं, उनके प्रोडक्शन को ब्लॉक करते हैं या फिर जाके उनके रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ल्यूकोट्रीन्स की वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन इनकी वजह से हो जाती हैं, म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और अल्व्यूलर वाल जो है वहाँ पे स्वेलिंग होती हैं इनके रिलीज़ की वजह से, ल्यूकोट्रीन्स के रिलीज़ की वजह से। तो इसीलिए इनको प्रिवेंट करने के लिए हम ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो है वो यूज़ करते हैं। जो मेनली कॉमनली यूज्ड ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स हैं तो उनमें से मोंटेल्यूकास्ट है, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, या फिर ज़ेफिरल्यूकास्ट हैं। ये जो मोंटेल्यूकास्ट और ज़ेफिरल्यूकास्ट होते हैं तो ये रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं। ये जो ल्यूकोट्रीन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं, उनको एंटागोनाइज करते हैं, इस तरह इनके एक्शन को रोकते हैं। और इसके अलावा एक जो ज़िफ्लो के नाम से जो ड्रग आती हैं उसकी जेनरिक नेम वो एक थी ज़िल्यूटान के नाम से एक ड्रग है जो कि ज़िफ्लो के नाम से आती हैं। तो वो उसके सिंथेसिस को ही रोक देती हैं। ल्यूकोट्रीन सिंथेसिस इनहिबिटर में से है। ल्यूकोट्रीन की जो सिंथेसिस है वो उसको बंद कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। तो सिंथेसिस ही नहीं होती तो फिर इस तरह इन्फ्लेमेशन और जो ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन और इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन है उस सब चीज़ों से बच जाती हैं। तो फिर अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उसमें रिलीफ आ जाती है। इसके अलावा नीडोक्रोमिल का यहाँ पे बताया गया है तो ये भी मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, जैसे कि क्रोमोलिन का हमने डिस्कस किया तो ये भी मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में से हैं। इसमें इसकी अस्थमा की मैनेजमेंट के लिए भी और प्रिवेंशन के लिए भी और दूसरे जो एलर्जिक कंडीशंस होते हैं तो उसमें भी हम नीडोक्रोमिल दे देते हैं। ये जाके जो मास्ट सेल और दूसरे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनके मेम्ब्रेन्स में जाके उनके मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइज़ करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो है वो रिलीज़ नहीं होते। तो इस तरह अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं वो रिलीव हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थियोफाइलिन का बताया है तो थियोफाइलिन आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के ये जो मिथाइल जेंटीन जो होते हैं तो उनके डिराइवेटिव्स में से हैं, मिथाइल जेंटीन के डिराइवेटिव्स में से हैं। और ये डिफरेंट मैकेनिज़्म के थ्रू अस्थमा के लिए जो थेरापेटिक इफ़ेक्ट है इसके तो वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू हैं। एक तो ये कि ये ब्रोंकोडाइलेशन काज करती हैं। थियोफाइलिन जब हम देते हैं तो ये जाके जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्रोंकाई के वहाँ पे जाके उनको रिलैक्स कर देती हैं और उनको रिलैक्स करने की वजह से ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है तो एयर फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। ये जो एंजाइम होती है पीडीई एंजाइम, फास्फोडाइस्टरेस एंजाइम जिसको हम कहते हैं पीडीई एंजाइम, तो ये जाके उसको इनहिबिट कर देती हैं। और उसको इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है कि जो साइक्लिक एएमपी हैं वो उसकी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। और जब साइक्लिक एएमपी की लेवल इंक्रीज़ हो जाती हैं स्मूथ मसल्स के अंदर तो उस एलिवेटेड लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी की वजह से जो सीएमपी जो है उसकी वजह से ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह ये रिलैक्सेशन काज कर देती हैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के अंदर और इस तरह एयर फ्लो जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स भी हैं थियोफाइलिन के। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसके थ्रू ये जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन होती हैं
एयरवेज़ के अंदर वो जमा हो जाते हैं, तो उसको ये रोकती हैं और उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती हैं। और इसके अलावा इसकी इफ़ेक्ट जो है वो डायफ्राम पे भी हैं। डायफ्राम आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के, डायफ्राम जो है वो एक मेन मसल होती हैं, ब्रीथिंग में इन्वॉल्व एक मेन मसल होती हैं। तो ये इसका काम ये होता है डायफ्राम के ऊपर के ये जाके उसकी जो कंट्रैक्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। और जब कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती हैं तो ये ज़रूरी होता है, ये अच्छा होता है ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स की जो जब फटीग होती हैं तो फिर सही तरीके से ब्रीथिंग नहीं होती, और जब ये कंट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है तो फिर ब्रीथिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू थियोफाइलिन जो है वो अपना काम करती हैं। इसके अलावा देखिए मॉडरेट परसिस्टेंट आस्थमा। अब हम माइल्ड डिस्कस कर रहे थे कि माइल्ड इंटरमिटेंट आस्थमा क्या है, उसमें क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि माइल्ड परसिस्टेंट आस्थमा क्या होती हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि मॉडरेट परसिस्टेंट आस्थमा क्या होती हैं। तो लिखा है The sign and symptoms of moderate persistent asthma include daily daytime symptoms। अब देखिए क्योंकि मॉडरेट पे बात आ गई है, अभी माइल्ड वाला ख़त्म हो गया, अब मॉडरेट में अब क्या होगा कि जो डे टाइम सिम्टम्स है वो डेली होंगे, डेली डे टाइम सिम्टम्स होंगे, और नाइट टाइम सिम्टम्स दैट अकर एटलीस्ट वीकली, और जो नाइट टाइम सिम्टम्स है तो वो वीकली होंगे। यानी अगर एक महीने में 4 वीक है तो हर वीक में होंगे, यानी महीने में 4 दफ़ा या 4 से ज़्यादा होंगे। अब अगर हम लंग फंक्शन टेस्ट करेंगे, स्पायरोमीट्री करेंगे, तो उसमें हमें जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उस प्रेडिक्टेड वैल्यू में से 60 to 80% हमें मिलेगी। पहले क्या होता था, माइल्ड में क्या होता था, माइल्ड इंटरमिटेंट और माइल्ड परसिस्टेंट दोनों में 80 ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू, 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू या हायर देन 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू हमें मिलती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है 60 to 80% ऑफ द प्रेडिक्टेड वैल्यू, यानी 80% से ज़्यादा नहीं है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और PF जो है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो, उसमें जो चेंजेस होगी वो मोर देन 30% होगी, क्योंकि मॉडरेट परसिस्टेंट है तो मोर देन 30% होगी। अब देखिए इसकी ट्रीटमेंट का आप लोगों को बताया गया है कि द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर मॉडरेट परसिस्टेंट आस्थमा इज़ लो और मीडियम dose inhaled corticosteroid combined with a long acting inhaled beta-2 adrenergic एगोनिस्ट। क्या करना चाहिए अगर मॉडरेट परसिस्टेंट आस्थमा है तो उसके लिए लो और मीडियम डोज इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड्स, साथ में उनके साथ कम्बिनेशन में लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो देनी चाहिए, ये रिकमेंडेड है। इसके अलावा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड इंक्रीजिंग इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड, या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हम इस तरह कर सकते हैं कि जो इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनको इंक्रीज़ करें। इसके अलावा विद इन द मीडियम डोज रेंज आर लो और मीडियम dose inhaled corticosteroid either with leukotriene modifier or theophylline। या अगर हम मीडियम डोज रेंज यूज़ कर रहे हैं या फिर लो डोज यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ साथ हम ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स में से किसी एक ड्रग को या फिर थियोफाइलिन को हम उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट, ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है फॉर रिकरिंग exacerbations द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट इज़ टू इंक्रीज इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड विद इन द मीडियम डोज रेंज एंड एट ए लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। अगर एक्सरबेशंस बहुत ज़्यादा रिकरिंग है, बार बार एक्सरबेशन जो है वो रिकर हो रहे हैं, तो उसके लिए प्रीफर्ड ट्रीटमेंट यही है कि जो इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए विद इन मीडियम डोज रेंज, और साथ में जो है लॉन्ग एक्टिंग इनहेल बीटा-2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है उसको भी ऐड किया जाए। द अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज़ टू इंक्रीज इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड, या फिर इसके अल्टरनेटिव हम इस तरह कर सकते हैं कि इनहेल्ड कर्टिकोस्टेरॉइड को हम इंक्रीज़ करें मीडियम डोज रेंज में, और साथ में ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर या फिर थियोफाइलिन हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर सीवियर परसिस्टेंट आस्थमा है, अब मॉडरेट से भी बात आगे निकल गई है, अब सीवियर तक बात पहुंच गई है, तो देख ले कि अगर सीवियर परसिस्टेंट आस्थमा है, अब सीवियर भी है और साथ में परसिस्टेंट भी है, तो उसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे। लिखा है द साइन एंड सिम्टम्स और सीवियर परसिस्टेंट आस्थमा इंक्लूड कंटिन्यूस डे टाइम सिम्टम्स कंटिन्यूस होंगे, साथ में फ्रिक्वेंट नाइट टाइम सिम्टम्स। अब देखिए कि सीवियर में क्या होता है कि नाइट टाइम जो सिम्टम्स है वो भी फ्रिक्वेंट होते हैं, जल्दी नाइट टाइम सिम्टम्स भी होते हैं। और लंग फंक्शन टेस्ट जब हम करेंगे, स्पायरोमेट्री जब हम करेंगे, तो स्पायरोमेट्री में हमें वैल्यू जो है वो या तो 60% मिलेगी प्रेडिक्टेड वैल्यू के, या उससे भी कम होगी। तो पेशेंट की जो बेस्ट है, पेशेंट की जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है उसके या तो 60% हमें मिलेगी या उससे भी कम।
देख ले इतना फ़र्क है। अब जो PEF है, पीक एक्सपायरेटरी फ़्लो है, उसमें जो चेंजेस होंगी तो वो चेंजेस भी मोर देन 30% होंगी। अब इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर सीवियर परसिस्टेंट आस्थमा इंक्लूड हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। हाई डोज, अब यहाँ पे हम मीडियम रेंज से बात आगे निकल गई है, हाई डोज तक पहुँच गई है। तो हाई डोज इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड कंबाइंड विद लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। साथ में लॉन्ग एक्टिंग जो इनहेल्ड बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है वो हम कंबाइन करेंगे। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेबलेट और सिरप 2 mg पर kg पर डे। लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेबलेट्स की, या फिर सिरप भी हम यूज़ कर सकते हैं। टेबलेट्स या सिरप दोनों जो है वो यूज़ की जा सकती हैं और उनकी डोज 2 mg पर kg पर डे होगी। नॉट टू एक्सीड 60 mg पर डे। 60 mg से एक्सीड नहीं करना है। तो ये MCQs पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछी जा सकती हैं कि आप लोगों को आप लोगों को सिनेरियो दी जा सकती हैं कि एक पेशेंट है, उसको सीवियर परसिस्टेंट आस्थमा है और उसकी आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट के दौरान आप उसको लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड टेबलेट्स दे रहे हैं। उस टेबलेट की जो नॉर्मल डोज है वो 2 mg पर kg पर डे है। अब आप एक नर्स है और आपने कितना जो है किस हद तक डोज को इंक्रीज़ करते हुए जाना है अगर पेशेंट की हालत बिगड़ रही है, और किस डोज से ज़्यादा आपने नहीं करना है। तो आप लोगों को याद हो कि 60 mg पर डे से ज़्यादा इसकी डोज नहीं करनी है। मे बी यूज टू रिड्यूस द नीड फॉर सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। अगर इस तरह हम यूज़ करेंगे इसको कि 2 mg पर kg पर डे, तो मे बी इसकी वजह से जो सिस्टमिक जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी है, यानी जो हम इंजेक्शन के थ्रू पर यूज़ करते हैं, तो उससे में भी बचा जा सकता है। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से बचा जा सकता है इस तरह अगर हम GI के थ्रू हम देते हैं, सिरप या टेबलेट्स हम देते हैं। तो यही बात इसमें बताई गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये जो टाइप्स हैं ये कवर हो चुके हैं, लेवल्स आप कह लें या फिर टाइप्स, ये कवर हो चुके हैं। सीवियरिटी आपने देख ली है कि अस्थमा की सीवियरिटी किस तरह होती है। अब इसकी जो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट यहाँ पे दी गई हैं आप लोगों के इस बुक के अंदर, तो वो आप लोग देख लें। देखिए लिखा है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एक तो डायग्नोसिस का मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि डायग्नोस्टिक जो 2 टेस्ट है वो हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, और PEF का तो मैंने आप लोगों को उसमें बता भी दिया है पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर, जो स्पायरोमेट्री के नाम से मैंने अपलोड की है उस वीडियो लेक्चर के अंदर, कि ये जो PEF है तो PEF कॉमनली ज़्यादातर PEF इसी के लिए यूज़ होती हैं, आस्थमा को डायग्नोस करने के लिए भी, और साथ में जब आस्थमा की मैनेजमेंट की जा रही होती है तो उस मैनेजमेंट के दौरान आस्थमा के लिए जो एक्शन प्लान बनाई जाती हैं, तो उस एक्शन प्लान के दौरान भी PEF जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। PEF के थ्रू डिफरेंट जो है वो फिर पता चल जाता है कि जो अटैक्स हैं वो कैसी होंगी, इस तरह फिर उसको मैनेज करने में आसानी होती हैं। इसी तरह स्पायरोमेट्री का भी अभी जब मैं आप लोगों को ये टाइप्स पढ़ा रही थी तो उसमें जितने भी टाइप्स हमने पढ़े, जितने भी हमने सीवियरिटी के टाइप्स को डिस्कस किया, तो उस सब में वैल्यूज़ आप लोगों ने देख ली कि स्पायरोमेट्री के वैल्यूज़ दिए गए थे और इसके साथ साथ आप लोगों को PEF के वैल्यूज़ भी दिए गए थे। अब यहाँ पे देख लें कि डायग्नोसिस के लिए लिखा है कि आप लोग ABG एनालिसिस करेंगे, यानी जो आर्टीरियल ब्लड केसेस है वो आप लोग करेंगे, और उसके बारे में लिखा है कि प्रोवाइड द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ एन अटैक सीवियरिटी एंड मे रिवेल हाइपोक्सीमिया ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक। यानी लिखा है कि इससे क्या होता है, ABG से क्या होता है, ABGs के एनालिसिस जब आप लोग करते हैं तो आपको बेस्ट इंडिकेशन मिल जाती है कि एक अटैक जो है वो कितना सीवियर है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, और हाइपोक्सीमिया जो है वो उस अटैक के दौरान कितना हुआ है उसका आप लोगों को पता चल जाता है। इन एक्यूटली सीवियर आस्थमा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेस देन 60 mmHg। अब देख ले स्टूडेंट्स कि अगर एक्यूटली सीवियर आस्थमा है तो एक्यूटली सीवियर आस्थमा के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना होगा, 60 mmHg से वो कम होगी। नॉर्मल कितनी होती हैं, 70 to 100 mmHg होती हैं। अब यहाँ पे 60 से कम होता है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 mmHg या इससे ज़्यादा होती हैं। तो आप लोगों को पता है कि 35 to 45 जो है वो नॉर्मल होती हैं, तो यहाँ पे 40 तक पहुँच जाती हैं या इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा देखिए लिखा है एंड pH इज़ यूजुअली डिक्रीज्ड। नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एन एक्यूट अटैक में सिग्नल इम्पीडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। pH जो है वो ज़्यादातर pH जो है वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, एसिडिक
जो है वो pH मिलती हैं। और अगर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉर्मल मिल रहा है एक एक्यूट अटैक के अंदर, तो मे बी ये एक सिग्नल हो सकती हैं इम्पीडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर की, कि रेस्पिरेटरी फेलियर की तरफ जो है वो बात जा रही हैं। तो उसमें आप लोगों ने फिर क्या करना होता है कि जो दूसरे जो जितने भी टेस्ट वगैरह हैं उनके रिपोर्ट्स देखने हैं और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उन सबको आप लोगों ने फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे रेडियो एलर्गोसर्बेंट का जिक्र है। रेडियो एलर्गोसर्बेंट टेस्टिंग, जिसको हम रास्ट भी कहते हैं, ज़्यादातर रास्ट के नाम से कॉमनली इसको हम देखते हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट है ये एक। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडीज़ हैं डिफरेंट एलर्जेंस के लिए, तो उनको डिटेक्ट किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि एक पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, उसको किसी पोलन से, किसी डस्ट से, किसी एनिमल के डेंडर से, इन चीज़ों से, या किसी ख़ास किस्म के फूड से उसको एलर्जी है, उसका पता चल जाता है। तो इसको हम कहते हैं रास टेस्ट। ये आईजी एंटीबॉडी के लिए टेस्ट ये की जाती है। देखिए इसमें लिखा भी है, रेडियो एलर्गोसर्बेंट टेस्टिंग शोज इंक्रीज सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन ई IgE लेवल एज ए रिजल्ट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। किसी भी चीज़ से अगर एलर्जी हो तो फिर उसके लिए हम IgE जो है इसकी लेवल ज़्यादा हो जाती हैं, और इस टेस्ट के थ्रू हम जान लेते हैं कि IgE जो है वो कौन से स्पेसिफिक एलर्जिक सब्सटेंस के लिए पैदा हुई है। A complete blood count CBC include WBC count and differential count show increase eosinophil count in acute phases। हम टेस्ट करते हैं, CBC करते हैं और हम उसमें WBCs देखते हैं, और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टेस्ट जब हम करते हैं तो उसमें हम जितने भी टाइप्स हैं WBCs के सबको अलग अलग देखते हैं। तो उसमें एसाइनोफिल्स जो है वो भी उनकी काउंट जो है वो भी इंक्रीज़ आती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जब भी एलर्जिक कंडीशन, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होती हैं तो एसाइनोफिल्स की लेवल जो है वो ज़्यादा होती हैं। चेस्ट एक्सरे में शो हाइपर इन्फ्लेशन, फ्लैटेंड डायफ्राम, एरियाज ऑफ फोकल एटिलेक्टेसिस एंड नीमोथोरेक्स और नीमोमेडियास्टिनम। चेस्ट एक्सरे जब हम करते हैं तो ये भी एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है। चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम हाइपर इन्फ्लेशन जो है उसको देख लेते हैं कि लंग्स के अंदर अगर हाइपर इन्फ्लेशन हुई है तो लंग्स जो है उनकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी। आप लोगों को मैंने बता दिया था बैरल चेस्ट का, तो वो भी हम देखते हैं, वो तो फिज़िकली भी हम देखते हैं बैरल चेस्ट का, लेकिन यहाँ पे एक्सरे के थ्रू हम हाइपर इन्फ्लेशन देख लेते हैं लंग्स में, फ्लैटेंड डायफ्राम हम देख लेते हैं, और एरियाज़ ऑफ फोकल एटिलेक्टेसिस अगर आस्थमा है तो उसमें हम देख लेते हैं। तो ये एरियाज़ ऑफ फोकल एटिलेक्टेसिस, ये ऐसे लोकलाइज्ड एरिया होते हैं लंग टिश्यूज़ के जो कि कोलैप्स हो चुके होते हैं। उनको अगर आस्थमा के दौरान होता क्या है, आस्थमा के दौरान म्यूकस प्लगिंग होती हैं, इन्फ्लेमेशन होती हैं, ब्रोंकोस्पाज्म होती हैं, जिसकी वजह से एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और सर्टेन एरियाज़ ऑफ द लंग्स को एयर नहीं पहुंच पाती सही तरीके से। तो वो जिस एरिया को एयर सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है वो एरिया कोलैप्स हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं फोकल एटिलेक्टेसिस। और इसके अलावा नीमोथोरेक्स हो जाती हैं। नीमोथोरेक्स आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, ये मेडिकल कंडीशन होती है कि जहाँ जो प्लूरल स्पेस है उसमें एयर जमा हो जाती हैं, तो उसको हम नीमोथोरेक्स कहते हैं। अब यहाँ पे आस्थमा में नीमोथोरेक्स के सेवरल रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि आस्थमा के दौरान जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं, उसकी वजह से नीमोथोरेक्स हो सकती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि जब सीवियर अटैक आ जाते हैं आस्थमा के और बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा कफिंग स्टार्ट कर लेता है और उसको एक्सहेलेशन करने में डिफ़िकल्टी होती हैं, तो फिर उस टाइम इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं। तो चेस्ट के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज़ होती हैं तो प्रेशर के इंक्रीज़ होने की वजह से एक छोटा सा रप्चर, एक छोटा सा टीयर जो है वो आ जाता है लंग्स टिश्यूज़ में। जब छोटी सी रप्चर आ जाती हैं तो उस रप्चर की वजह से यहाँ लंग्स से एयर जो है वो स्केप कर जाती हैं और प्लूरल स्पेस में चली जाती हैं, वहाँ पर जमा हो जाती हैं, तो इसको हम नीमोथोरेक्स कहते हैं। इसके अलावा क्योंकि आस्थमा है तो हाइपर इन्फ्लेशन होती हैं, एयर ट्रैप हो जाती हैं लंग्स के अंदर, और जब हाइपर इन्फ्लेशन होती हैं, एयर ट्रैप हो जाती हैं, तो जब जो एक्यूट एक्सर्बेशंस हो जाते हैं तो ख़ास करके उस दौरान तो एडिशनल प्रेशर आ जाता है, एडिशनल स्ट्रेस आ जाता है लंग्स टिश्यूज़ के ऊपर, तो फिर रप्चर हो जाते हैं, और जब रप्चर हो जाते हैं तो एयर जो है वो लीक कर जाती हैं। इसके अलावा क्योंकि आस्थमा है और अगर क्रोनिक आस्थमा है तो क्रोनिकली जो है वो इन्फ्लेमेशन हो रही है, साथ में लंग टिश्यूज़ की आस्थमा के दौरान जो एयरवेज़ है तो उनकी रिमॉडलिंग होती रहती हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक रिमॉडलिंग की वजह से लंग्स टिश्यूज़ जो है वो वीकन हो जाते हैं, और वीकन होने की वजह से वो मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं, मोर वो कमज़ोर हो जाते हैं और रप्चर हो जाते हैं, और जब रप्चर हो जाते हैं तो नीमोथोरेक्स हो जाती हैं। तो
इसकी वजह से भी नीमोथोरेक्स जो है वो हो जाती हैं, और नीमोथोरेक्स जब होती हैं तो फिर वो एक अलग प्रॉब्लम होती हैं। और साथ में मीडियास्ट्रम का यहाँ पे ज़िक्र है कि उसकी जो स्पेस होती हैं बिटवीन द लंग्स, तो वहाँ पे भी एयर जो है वो जमा हो जाती है, जिसको हम मीडियास्ट्रम कहते हैं। इसके अलावा देख लें कि तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता रही थी स्टूडेंट्स कि जब हम चेस्ट एक्सरे करते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हम देखते हैं, नीमोथोरेक्स हम देखते हैं, मीडियास्ट्रम हम देखते हैं, फोकल इक्लेक्टेसिस हम देखते हैं, रिटन डायफ्राम हम देखते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी हैं। अब बात आ गई, इसके अलावा यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कॉमनली शो डिक्रीज पीक फ्लो रेट एंड फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। जो FEV1 है वो भी हमारे साथ क्या होगा कि डिक्रीज़ होगी जब हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे, स्पायरोमीट्री करेंगे तब, और PF जो है वो भी हमारे साथ डिक्रीज़ होगी। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिसको इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही है कि स्पायरोमीट्री क्या है या पी एक्सपायरेटरी फ़्लो क्या है, तो इससे पिछला जो वीडियो लेक्चर है जो स्पायरोमीट्री के नाम से है तो वो आप लोग देख ले, तो वहाँ से आप लोगों को सही तरीके से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैंने इसी वजह से कि इसमें बहुत ज़्यादा जिक्र था इन चीज़ों का, तो इसीलिए वो अलग वीडियो लेक्चर उन पर बना के अपलोड पहले से कर दी हुई हैं। फिर यहाँ पे लिखा है लो नॉर्मल और डिक्रीज़ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है वो भी लो नॉर्मल होगी भी तो लो नॉर्मल होगी, या फिर डिक्रीज़ आएगी, नॉर्मल से डिक्रीज़ आएगी। एंड इंक्रीज टोटल लंग एंड रेजिजुअल कैपेसिटी, और टोटल लंग कैपेसिटी जो है, रेजिजुअल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ आएगी क्योंकि एयर ट्रैप हो जाती है लंग्स के अंदर। ऑल दो रिजल्ट में भी नॉर्मल बिटवीन अटैक, हाँ ये हो सकता है कि बिटवीन अटैक जो नॉर्मल जो पीरियड्स होते हैं तो उनमें रिजल्ट भी नॉर्मल आ सकते हैं। स्किन टेस्टिंग में आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलर्जन। स्किन टेस्ट अगर किया जाए तो स्पेसिफिक एलर्जेंस आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अगर किसी चीज़ से एलर्जी की वजह से ये अटैक्स आ रहे हैं, ट्रिगर्स उसको जो है वो ट्रिगर कर रही है, तो एलर्जेंस जो है वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ब्रोंकियल चैलेंज टेस्टिंग शो द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एलर्जेंस आइडेंटिफाइड बाय स्किन टेस्टिंग। अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम ब्रोंकियल चैलेंज टेस्ट जो है वो कर सकते हैं, तो उससे हमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मिल जाती है कि स्किन टेस्ट के दौरान जो एलर्जेंस आइडेंटिफाइड हुए थे उसका कितना ज़्यादा असर जो है वो है। तो इसके अलावा देख लें पल्स ऑक्सीमेट्री को, कि पल्स ऑक्सीमेट्री हम कर सकते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री में हमें ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो डिक्रीज़ मिलेगी। पीक फ़्लो मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं जिसमें लेस देन 80% ऑफ द पर्सनल बेस्ट या पेशेंट बेस्ट या प्रेडिक्ट वैल्यू हमें मिलेगी। और अगर रीडिंग बिलो 50% ऑफ पर्सनल बेस्ट इंडिकेट सीवियर एक्सरबेशन। अगर 50 से कम है जो पीक फ़्लो मॉनिटरिंग है, PF की वैल्यू 50% से कम मिल जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि सीवियर एक्सरबेशन से रेड जोन में पेशेंट है। ये मैंने पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता दी थी। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर एंड डिसेंसिटाइजिंग द पेशेंट टू स्पेसिफिक एंटीजन। यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, एक तो जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, जिन फैक्टर की वजह से, जिन ट्रिगर्स की वजह से पेशेंट को अस्थमा अटैक्स आ रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड करना, और जो जिन चीज़ों से पेशेंट को एलर्जी है उन चीज़ों से, उन एंटीजन से पेशेंट को डिसेंसिटाइज करना, या तो उनसे दूर करना या फिर उसको डिसेंसिटाइज करना। तो पहले हम ये करेंगे। उसके बाद जनरली अस्थमा मेडिकेशंस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, क्विक रिलीफ फॉर रिलीफ ऑफ इमीडिएट सिम्टम्स एंड लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशन टू कंट्रोल द अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन। जो अस्थमा की मेडिकेशंस है जनरली उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो वो जो अटैक्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनके क्विक रिलीफ के लिए क्विक रिलीफ मेडिकेशंस, और लॉन्ग एक्टिंग मेडिकेशंस जो कि अंडरलाइंग इन्फ्लेमेशन और अंडरलाइंग जो रिमॉडलिंग वगैरह है उनको मैनेज करने के लिए। तो quick relief bronchodilator include albuterol sulfate inhaler used as needed. Quick relief anticholinergic for bronchospasm include ipratropium bromide. Corticosteroids such as stametic, methylprednisolone, and prednisone prevent exacerbation and progression during moderate or severe एक्सरबेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो क्विक रिलीफ ब्रोंकोडाइलेटर्स हैं उनमें अल्बेट्रोल सल्फेट है, ये एक इन्हेलर है, हस्ब ज़रूरत उसको इस्तेमाल करनी होती है, यानी जब अटैक्स हो तो उस टाइम। और क्विक रिलीफ एंटीकोलिनर्जिक्स जो है उनमें ब्रोंकोस्पाज्म को दूर करने के लिए यहाँ पे हम एंटीकोलिनर्जिक्स देते हैं। तो आइपेट्रोपियम ब्रोमाइड जो है वो कॉमनली यूज्ड है, और कार्टिकोस्टेरॉइड्स में से हम सिस्टमिक जो मिथाइल प्रेडनिसोलोन है या प्रेडनिसोलोन है या फिर प्रेडनिसोन है, तो ये सब
कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तो ये हम दे सकते हैं। और इनकी वजह से क्या होता है, जो एक्सरबेशंस और प्रोग्रेशन होती हैं मॉडरेट टू सीवियर एक्सरबेशंस के दौरान, तो वो कम होती है, वो कंट्रोल में रहती हैं, प्रिवेंट हो जाती हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड फॉर परसिस्टेंट अस्थमा इंक्लूड इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड ऑफ फ्लूटिकेसोन जो कि फ्लोवेंट के नाम से आता है, बेक्लोमीथेसोन जो कि क्यूवर के नाम से आता है, या फिर ब्यूडिसोनाइड इनहेल्ड जो कि पल्मोनिकॉर्ड टर्बोहेलर के नाम से आता है, और जो मोमीटेसोन इनहेल्ड है एस्मेनेक्स के नाम से आता है। तो ये सारे जो कार्टिकोस्टेरॉइड है ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये इनहेलर है, इनहेलेशन के लिए यूज़ होते हैं परसिस्टेंट अस्थमा के लिए। तो इनमें से आप लोग याद रखें कि फ्लूटिकेसोन या फिर जो बेक्लोमीथेसोन है, तो ये आप लोग याद रखें। मैं भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कार्टिकोस्टेरॉइड में से कौन से कार्टिकोस्टेरॉइड जो है वो परसिस्टेंट अस्थमा के लिए एज ए इनहेलर यूज़ होते हैं कॉमनली, तो आप लोगों को ये नेम्स याद हो। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और कम्बिनेशन ड्रग इंक्लूड सल्मेटेरोल इनहेल्ड सेरिवेंट के नाम से जो आता है, और फर्मोटेरोल इनहेल्ड जो कि फोराडिल के नाम से आता है, फ्यूटिकेसोन एंड सल्मेटेरोल इनहेल्ड एडवेयर के नाम से जो आता है, और ब्यूडिसोनाइड एंड फर्मोटेरोल इनहेल्ड जो कि सेम्बिकॉर्ड के नाम से आता है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि ये कम्बिनेशन है बीटा एक्टिंग, जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होते हैं उनके साथ साथ हम जो हमारे साथ कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं तो उनकी हम एक कंबाइंड फॉर्म जो है वो देते हैं। जैसा कि ये एडवेयर को आप देख ले, कॉमनली यूज़ होने वाली है ड्रग है जिसके अंदर फ्लूटिकेसोन और सल्मेटेरोल इनहेल ये जो है एडवेयर के नाम से जो आता है ये कॉमनली यूज़ होती हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट की जो मैंने आप लोगों को बात बताई थी, तो उनमें से देखिए एंटी ल्यूकोट्रीन्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसा कि मोन्टेल्यूकास्ट हो गया या फिर ज़ेफ्रिल्यूकास्ट हो गया। मोन्टेल्यूकास्ट जो है ये सिंगुलेर के नाम से आता है, तो ये हम दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक जो ब्रोंकोडाइलेटर्स है तो उनमें हम ट्यूट्रोपियम इनहेल जो कि स्पाइरिविया के नाम से आता है, ये हम दे सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज ओमालिजुमेब जो कि जोलर के नाम से आता है, और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेटरी एजेंट जो है जैसा कि नीडोक्रोमिल सोडियम है, टाइलेडेट के नाम से भी आता है। और इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको रिलीज़ होने से रोकती हैं, तो इस वजह से इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट इसको कहा जा रहा है। तो लिखा है कि इनहेल बिफोर एक्सरसाइज रिड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, तो ये अगर इनको इनहेल किया जाए एक्सरसाइज से पहले तो फिर जो एक्सरसाइज इंड्यूस जो ब्रोंकोस्पाज्म होती हैं उसको ये रिड्यूस करती हैं। तो जो एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होती हैं तो उसके लिए ये बेहतर है। फिर देख लें नर्सिंग इंटरवेंशंस, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अगर एक पेशेंट की मैनेजमेंट हो रही है अस्थमा की, तो उस टाइम give prescribed inhalers and asthma medications, place the patient in high forward position। इसके अलावा encourage पर्स स्लिप एंड डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। पर्स स्लिप ब्रीथिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग ये आप लोगों ने याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछी जा सकती है कि आप पेशेंट जो आपको सिनेरियो दी जा सकती है और सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि किस किस्म की ब्रीथिंग जो है उसको आप इंकरेज करेंगे। तो आप लोगों को याद हो कि पर्स स्लिप ब्रीथिंग और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग अस्थमा के दौरान इसको हम इंकरेज करते हैं। और जितने भी ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो एडमिनिस्टर करना है जो उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन पेशेंट के वाइटल साइन को और एबीजीज़ को देखते हुए ऑक्सीजन के लेवल को हम एडजस्ट करेंगे एज ए नर्स। इसके अलावा जो इंट्यूबेशन हो रही होती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन हो रही होती है, तो उस टाइम हम असिस्ट करेंगे। पोस्चरल ड्रेनेज एंड चेस्ट परकशन इफ़ टॉलरेटेड, पोस्चरल ड्रेनेज जो है वो और चेस्ट परकशन अगर टॉलरेटेड है तो हम करेंगे ताकि पेशेंट को अगर ड्रेनेज हो जाए तो फिर पोस्चरल ड्रेनेज पोजीशन को चेंज करते हुए जो ड्रेनेज की जाती हैं जो तो उससे फिर जो है एयरवेज जो है वो खुल जाते हैं, फिर सांस लेने में आसानी होती है। तो वो आप लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। फिर इसके अलावा इफ़ द पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड सक्शन इज़ नीडेड, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है तो फिर सक्शन जैसे ही नीडेड हो उस टाइम सक्शन करेंगे। Treat the patient dehydration with the IV or oral fluid as tolerated. Keep the room temperature comfortable. Use an air conditioner or fan in hot
ह्यूमिड वेदर, अगर हॉट वेदर है तो उसमें एयर कंडीशनर यूज़ करना है ताकि पेशेंट कंफर्टेबल फील करे। इसके अलावा लिखा है मॉनिटर द पेशेंट वाइटल साइन, इनटेक एंड आउटपुट, रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी, ब्रीथ साउंड। इसके अलावा एबीजीज रिजल्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट, पल्स ऑक्सीमेट्री, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट एंड एंजाइटी लेवल। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है एज ए नर्स। अब यहाँ पे थियोफाइलिन टॉक्सिसिटी की बात आ गई, तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी क्या होती है। अस्थमा की जब मैनेजमेंट हो रही होती है तो उस टाइम अब जब हम थियोफाइलिन दे देते हैं पेशेंट को ब्रोंकोडाइलेशन के लिए, इसकी मैकेनिज़्म मैंने आप लोगों को समझा दी कि इस तरह हम करते हैं कि थियोफाइलिन जब देते हैं तो उसमें वो डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू, जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि वो जाके मैनेज करती हैं अस्थमा के सिम्टम्स को, कि ब्रोंकोडाइलेशन उसमें मेन मैकेनिज़्म है कि ब्रोंकोडाइलेशन काज करती हैं। अब ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी डोज़ कितनी होगी तो टॉक्सिसिटी होगी, और टॉक्सिसिटी जब होगी तो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स क्या होंगे, ये आप लोगों ने बताना है। अगर आप लोगों को आज के इस वीडियो लेक्चर में किसी टॉपिक की समझ नहीं आई है, कोई कन्फ्यूजन हुई है, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन भी डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को इससे आगे जो डिज़ीज़ है, आई थिंक COPD है, वो पढ़ाऊँगी, तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।